जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 28 दिसंबर 2024 विजन एस्टिमेट को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले मैंने जो आपको 27 दिसंबर को जो क्वेश्चन दिए थे उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। सारे के सारे पीवाईक्यू है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहा कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। तो हमने जैसे कल वीडियो में देख लिया है ऑलरेडी। ट्रिब्यूटरीज भाई यहाँ पे कौन सी दी गई है, दिबांग, कामेंग और लोहित। तो देखो, ये जो दिबांग है और लोहित है वो हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पे हमने देखी हुई थी, ठीक है। सबसे पहले ये सही याद किया था ना कि दिबांग, दिहांग और कालांग, और उन दोनों के बीच में लोहित दंशरी। तो भाई ये दोनों तो हो गई। और फिर तीसरी कौन सी थी, तो कामेंग थी। तो यहाँ पे कामेंग रहा, देखो हमारा जो हमारा कोड था TS KS और उसके बीच में M, वहां पे कामेंग आती है। तो उसका मतलब कि आंसर हमारा क्या हुआ कि तीनों की तीनों सही है और आंसर होगा हमारा 1 2 और 3। अभी दूसरा क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है कि वाटर के पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं जो हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में देखने को मिलते हैं। ओके, पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है। वाटर में क्या मिलता है उसकी बात नहीं है। तो हमने कल ही देखा कि आर्सेनिक मिल रहा है बिहार के अंदर, वही न्यूज थी। फिर वही हमने फ्लोराइड का भी देखा था, वो हमें महाराष्ट्र राजस्थान वाले एरियाज में देखने को मिल रहा था, वो भी न्यूज में ही था कल। फिर आपको खुद पता है कि यूरेनियम भी हमें देखने को मिलता है, राइट। और समझ लीजिए आपको नहीं याद है, वो नहीं पता है कि यूरेनियम होता है, नहीं पता है, या फिर ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, सॉर्बिटल होता है, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है। फिर भी आप आंसर पे आ सकते हो, कैसे। तो देखो, दो तो चीज हमारी क्लियर होगी ना कि भाई 1 और 3 तो है। हाँ, दो वो तो हमें पता है। फिर अभी दूसरे पे फोकस कीजिए। दूसरा क्या है, सॉर्बिटॉल। ये आपको शरबत जैसा लग रहा है कुछ, तो यस, ये उसी के जैसा ही होता है। जो फ्रूट्स होता है ना, फ्रूट्स के अंदर जो स्वीटनर होता है वो सॉर्बिटल होता है। अगर वो स्वीटनर है, मतलब ये शरबत जैसे मीठा होता है, वे जो सॉर्बिटल होता है ना, वो भी मीठा होता है। अगर ये मीठा है तो ये पॉल्यूटेंट तो नहीं है, राइट, क्योंकि हमें ये फ्रूट्स में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अगर ये पॉल्यूटेंट ही नहीं है तो ये जहां जहां पे भी लिखा हुआ है ऑप्शन में वो हट जाएगा। चलो हटा के देखते हैं। तो 2 नंबर यहाँ पे था तो हट गया, फिर 2 नंबर यहाँ पे था तो हट गया। और अभी हमारे पास ऑप्शन ही कौन से बचे, तो भाई 1, मतलब A बचा और C बचा। और देखो अभी आपका थोड़ा सा 50-50 गेसिंग वर्क आ सकता है। और आपको इतना तो पता है ना कि यूरेनियम जो है वो वाटर को पॉल्यूट करता है। तो पॉसिबल है कि वो पॉल्यूट वाटर कोई यूज भी करता होगा, राइट। अगर वाटर पॉल्यूट हो रहा है तो चांसेस है कि यूज भी हो रहा हो। तो आपको जाना किस तरफ है, सी की ओर जाना है कि हाँ भाई 50-50 में मैं किसको गैस करूंगा, तो सी को गैस करूंगा कि यूरेनियम भी हो सकता है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे 50-50 में भी गैस कर सकते हैं हम। मतलब फिर चलो मैं बोलूँ गलत भी हो जाए, बट आपको गैस हमेशा लॉजिक के थ्रू करना है। ओके, तो एट द एंड हमारा आंसर क्या है ओरिजिनली, तो 1 3 और 5। ओके, तो मैंने आपको सिखाया कि आप एलिमिनेट भी कैसे कर सकते हो, और अगर गैस करना है तो कौन सी ट्रिक, मतलब दिमाग कौन सा लगाना है, लॉजिक कौन सा लगाना है गैस करने के लिए। चलिए, अभी हम जो मेंस बेस्ड क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं। पूछा क्या था कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ एआई क्या होता है, फिर कैसे एआई क्लिनिकल डायग्नोसिस में हमें हेल्प कर सकता है, और कैसे इसका यूज करते हुए में थ्रेट टू प्राइवेसी भी पॉसिबल है इन हेल्थ केयर। और ये 3 चीजें पूछी गई है, ये 1 2 और 3, ये तीनों की तीनों कितने में है, तो 10 मार्क्स में है। तो हमें थोड़ा थोड़ा बताना होगा। मतलब सबसे पहले आप एआई की डेफिनेशन बता दिए, चल जाएगा उधर से ही। फिर डायग्नोसिस कैसे हो सकता है उसको आप बता दिए। और तीसरा हमारा पायरेसी के ऊपर कैसे, प्राइवेसी के ऊपर कैसे ठहरता है। चलो देख लेते हैं। एकदम ही देखो इजी क्वेश्चन है, और ना यूपीएससी ऐसे पूछता है, ये 23 में पूछा था। इससे पहले यूपीएससी ने क्या पूछा हुआ था कि अपना ना नैनो टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करता है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। तो सेम कॉन्सेप्ट हुआ ना, यहाँ पे एआई पूछा, इससे पहले उन्होंने पूछा है नैनो टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन सेम है, टेक्नोलॉजी अलग अलग हो रही है। ओके, तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने जो थीम बेस्ड बन रहे हो, फिर उसके जैसे जो करंट में है वो भी हमें करना है। हमने वो कल किया ही हुआ है ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। तो देखो, सबसे पहले एआई पूछा था, तो ये मैंने खुद अपनी तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है। तो एआई क्या होता है, तो कंप्यूटर साइंस हैविंग आर्टिफिशियल ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। आप लॉजिकली लिखने जाओगे जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, तो लंबी चौड़ी डेफिनेशन होगी और यहाँ पे हमें वर्ड लिमिट होती है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहला क्या हो सकता था, यही जो मैंने लिखा है बेसिक, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो यही है। आपको अगर अपने वर्ड्स में कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है ना, तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होता है। बट आपके आंसर को भाई एज कब मिल जाएगी, जब आपको ये भी पता है कि एआई को कॉइन किसने किया, मतलब एआई की जो टर्म है, वर्ड है, वो कौन लेके आया था, तो जॉन मैकार्थी लेके आए थे।
ये मैकार्थी है, एच है, ये मैकार्थी लेके आए थे। अभी देखो ये जो होता है ना, ये यूजुअली हमें पता नहीं होता है, बट हमें याद रखना है। अगर आप ऐसी चीजें देख रहे हो ना, तो उसको याद रख लो। अभी से आपका ये रूल हो जाएगा कि कहाँ पे भी एआई आता है तो उसका आप बाजू में लिख दो कि भी जॉन मैकार्थी। अभी 90% स्टूडेंट्स होंगे कि जो शायद ये यूज नहीं करेंगे, बट हम करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। दूसरे क्या इसके इंट्रोडक्शन हो सकते थे, तो अगर आपको कुछ नया ब्रेक ब्रेक थ्रू पता है कि एआई के अंदर हुआ है, जैसे कि जो नोबेल प्राइज मिला था ना अभी अभी, वो भी इसी के थ्रू मिला हुआ था कि भाई एआई का यूज करते हुए इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग की हुई थी। तो वो भाई आपका यूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर कोई दूसरा करंट अफेयर बेस्ड आपके पास डेटा है तो वो भी यूज हो सकता है, ठीक है। और अगर समझ लीजिए कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दीजिए कि भाई एआई इज वेरी पावरफुल विच हेल्प ह्यूमंस टू मेक देयर टास्क वेरी इजी एंड एफिशिएंट, या फिर क्विक, और कुछ भी लिख दीजिए। और फिर नीचे एक एग्जांपल लिख दीजिए कि भाई एआई का एग्जांपल क्या है, ऐसे करके एग्जांपल लिख दीजिए, जैसे कि मेटा एआई जो आप व्हाट्सएप में यूज कर रहे थे ना, उसका नाम मेटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेटा एआई। फिर लिखो भाई हाउ इट इज यूजफुल इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, ये हमारा दूसरा डायमेंशन है जो हमें बताना है। अब देखो यूजुअली ऐसे सब क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोशिश करो कि किसी ना किसी को आप ना कोई फिगर्स में बता दो, कोई डायग्राम में बता दो। ये देखो कायदे से डायग्राम है नहीं, बट फिर भी मैंने ऐसे 4 पॉइंट लिख के कुछ ऐसा डिजाइन बना दिया है ताकि दिखने में बस अच्छा लगे। आप चाहो तो कुछ और तरीके के भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4। ओके चलिए फोकस करते हैं इधर कि भी अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं हम। जैसे कि गूगल का डीप माइंड जो है, वो 40 दिन से पहले तक आपको कोई छोटी मोटी बीमारी होने वाली हो तो प्रेडिक्ट कर सकता है। 100% नहीं करेगा पर कर सकता है। फिर डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हो, जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट हम कर लें जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हुए एआई के बेस पे। फिर पर्सनलाइज केयर हो सकती है, मतलब इंडिविजुअल जैसा है उसके अकॉर्डिंग उसकी केयर लेना है और उसके अकॉर्डिंग उसे दवाइयाँ दी जा रही है, एटसेट्रा। और एट लास्ट हम जीन सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, जैसे कि जो मैंने अभी बताया ना कि नोबेल प्राइज जो मिला उन्होंने ही किया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क भी है, थोड़ा सा पैटर्न भी है। आपको हेल्थ केयर में बोला गया है, ठीक है। तो हेल्थ केयर में को सीक्वेंस में हमें आंसर बनाना है और वैसे यूज करना है। जैसे सबसे पहले कोई बीमारी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, चेकअप करवाना पड़ता है कि हुई है या नहीं हुई है, मतलब डिटेक्ट हुई है या नहीं वो देखना होता है। तो सबसे पहले भाई चेकअप करवाना या फिर डिटेक्शन करवाना। फिर अगर हो गई, आपको पता चल जाता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले भाई फिर उसकी करोगे आप ट्रीटमेंट। और अभी ट्रीटमेंट चल रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी देखोगे ना कि यार मुझे ठंड ज्यादा लग रही है तो मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ काम करता हूँ, तो पर्सनलाइज केयर आप करोगे। और फिर एकदम आप ठीक हो जाते हो, तब आप देखोगे कि भाई ये जो मुझे बीमारी हुई ना, वो आगे किसी को ना हो पाए। अगर मेरी कोई जनरेशन है उनको भी ना हो, या फिर कुछ ऐसा केयर भी। ये तो मैं जेनेटिक बीमारी ले लिया उसके लिए। तो जेनेटिक बीमारी है तो क्या करना पड़ेगा, जीन सीक्वेंसिंग करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने सीक्वेंस बता दिया कि आपको अगर बीमारी होती है तो आप इस तरीके से काम करते हो, तो एआई भी कैसे काम करेगा, इसी सीक्वेंस में काम करेगा। पहले डिटेक्ट करना, फिर ट्रीट करना, पर्सनलाइज केयर करना, और एट लास्ट अगर कोई बड़ी बीमारी है तो जीन सीक्वेंसिंग भी करना। ओके, तो कोई भी हेल्थ केयर का आपको क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो इसी सीक्वेंस में आपने लिखना है। और इवन ये भी लिख सकते हो कि भाई वैक्सीन डेवलपमेंट में काम आ सकता है, क्योंकि वो बीमारी की वैक्सीन भी बनाता है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा देखो, अभी मुझे यहाँ पे पता नहीं है कि नोबेल प्राइज जो मिला है, वो इन्वेंशन जो की है वो किस साइंटिस्ट ने किया है, या फिर कौन से केमिस्ट थे उन्होंने किया था, मुझे नहीं याद है। तो हम लिखेंगे भी नहीं ना, हम मैंने सिर्फ इतना लिख दिया कि रिसेंट नोबेल प्राइज। उससे पता चल गया कि भाई जीन सीक्वेंस में ऐसा कुछ मिला तो हुआ है। अभी मैं लिखता ना कि रिसेंट रिसर्चर्स हु फाउंड आउट दैट, वो मेरे मार्क्स कट जाते हैं उधर, कि मैं मेंशन कर रहा हूँ फिर भी उसके नाम नहीं लिख रहा हूँ। ओके, फिर आता है प्राइवेसी इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। तो भाई पॉसिबल डेटा लीक हो सकता है, जो कोविड-19 पे हुआ था। अभी देखो छोटा सा पॉइंट है, आपको उधर पूरा टाइम नहीं होगा, जितना हो सकता है क्रिस्प में लिखिए, छोटा सा लिखिए। और इससे देखो मुझे कोई भी मैं बकवास ना लिखूं, पर एक एग्जाम्पल के थ्रू जो मेरा पॉइंट है ना वो जस्टिफाई हो रहा है। फिर वही कलेक्शन ऑफ डेटा यूज विदाउट कंसेंट, जैसे जापान कंट्रोवर्शियल केस था कि भाई जापान ने ना एक हॉस्पिटल था, वो बिना पेशेंट का पता चलते हुए उनका डेटा सब यूज करता था, और उनके थ्रू एआई मॉडल बना रहा था कि कैसे हम बना सकते हैं। ये मुझे पता नहीं था, जब मैं पढ़ रहा था ना तब मुझे पता चला, परसों ही पता चला कि हाँ भाई ऐसी भी चीज है। तो इन फ्यूचर आप इसको याद रखेंगे और यूज भी कीजिए करेंगे, और ऐसे ही पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स लिखो, बट एग्जाम्पल देके उसको बड़ा कर लो आप। अभी समझ लीजिए कि आपको जापान का केस नहीं पता था,
फिर भी आप इतना तो लिख सकते थे ना कि हॉस्पिटल्स यूजिंग डेटा विदाउट कंसेंट, लिख सकते हैं, एग्जाम्पल है। अभी उसने पूछा तो नहीं है कि आप प्रूफ करो इसको, तो आप लिख सकते हैं डेफिनेटली। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर भाई डेटा पायरेसी हो सकती है और सेलिंग भी हो सकती है। इवन सेलिंग से ज्यादा ना अच्छा वर्ड होगा कॉमर्शियलाइजेशन हो सकता है। जैसे कि हमारे वियरेबल डिवाइस मैंने पहने हैं, उसका डेटा यूज करते हुए कोई कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज को बेच देती है, ठीक है। और फिर ऐसे ही बकवास पॉइंट लिख दिया, क्योंकि मेरे पास अभी पॉइंट की कमी आई तो मैंने बकवास पॉइंट लिख दिया कि भाई वैसे भी एआई के अंदर एथिक्स नहीं होती है, मोरालिटी नहीं होती है, ठीक है। और कंक्लूड कैसे कर रहे हैं, देखो मैंने चार चार पॉइंट ही लिखे हैं, चार हमने अच्छे बुरे लिखे, चार हमने अच्छे लिखे, दोनों बाजू चार चार, इतना काफी होता है। और फिर मैंने कंक्लूड कर दिया है कि हाँ भाई, थस एआई इन क्लिनिकल डायग्नोसिस इज डबल एज्ड स्वॉर्ड। स्वॉर्ड क्या, स्वॉर्ड। इसलिए हमें इंश्योर करना है कि जो एआई है उसका हम यूज करें वो रिस्पॉन्सिव और एथिकल हो। ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं इसी के थ्रू आपका कंक्लूजन जो होता है वो हाईलाइट होता है। देखो एआई के नुकसान भी हुए फायदे भी हुए ना, उसका मतलब क्या है, ये द्विधारी तलवार है, डबल एज है। इसीलिए हम अगर हम यूज कर रहे हैं ना तो वो यूज रिस्पॉन्सिव और एथिकल होना चाहिए। हम यहाँ पे ऐसा नहीं लिख देंगे कि थस भाई एआई की बहुत बुराइयां हैं तो हमें यूज नहीं करना चाहिए, या फिर बहुत अच्छा ही है तो यूज करो। आप लिखो ना, मिक्स अप्रोच लिखो कि भाई रीयूज तो कर सकते हैं बट ध्यान से करना है। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, मतलब ये कंक्लूजन चलो आपको दिमाग में नहीं आया तो क्या आ सकता है, ये अच्छा और बुरा दोनों है ना। कोई भी जिधर आपको बात करनी हो ना कि दोनों पर्सपेक्टिव आपको पता है कि अच्छा भी है बुरा भी है, उधर चार पांच शब्द आप याद रख लीजिए। एक तो ये डबल एज स्वॉर्ड हो सकता है, ठीक है। फिर हो सकता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि भाई ये अच्छा तो है हमारे लिए, पर आशीर्वाद तो है पर साथ ही साथ अभिशाप भी है। फिर इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हर जगह चल जाएगा, ठीक है, कि ये भी हमारे लिए अच्छा तो है पर बुरा भी है। फिर और एक और लिख सकते हो कि डेवलपमेंट एंड मिजरी। ये सब वर्ड हैं कि दोनों आप एक साथ ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ जाने दे सकते हो। कि डेवलपमेंट मिजरी में क्या है कि ऑल्दो इट इज हेल्प अस इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन बट एट द सेम टाइम इट इज मिजरी ऑफ एथिक्स या फिर मिजरी ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ऐसे सब वर्ड्स लिखिए जहाँ पे आपको मिक्स देखने को मिल रही है, दोनों चीजें देखने को मिल रही है। और एट लास्ट में बोल दो कि भाई यूज तो करना है, यूज एज रिस्पॉन्सिव और एथिकल, ठीक है। ऐसे आप भी कीजिए, दूसरे का आंसर में भी आपको इसे ही काम में लाना है। ओके, यहाँ पे मेरी आपको चीज यही है कि आपको आंसर राइटिंग सिखाना कि कैसे लिख सकते हैं, कैसे कंक्लूजन इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, क्योंकि यूजुअली उसमें ही देर लगती है। और अगर आप बॉडी लिख रहे हो तो कितना लिखना चाहिए, किस तरीके से आपको पॉइंट्स लिखने चाहिए, कि कितने बड़े पॉइंट्स लिखने चाहिए। ओके, चलिए अभी हम न्यूज को देख लेते हैं। चलिए सबसे पहला हमारा न्यूज है, मध्य प्रदेश में ट्रांसलोकेशन हुआ है टाइगर्स का। मध्य प्रदेश से हमने 15 टाइगर उठाए, उसको राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर किए हैं। अभी देखो टाइगर और टाइगर रिजर्व है, उनके बेस से ऊपर ना बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। इतने सारे पूछे जा चुके हैं कि मैं मेंशन करना भी मेरे लिए हार्ड है। कभी कभी टाइगर रिजर्व के ऊपर पूछा है, कभी टाइगर के ऊपर पूछा है। डेफिनेटली डायरेक्टली नहीं, हाँ यहाँ पे जैसे प्रोटेक्ट एरिया है तो कोई प्रोटेक्ट एरिया के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर टाइगर की पॉपुलेशन के ऊपर पूछ लिया, कैसे कौन से एक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं। डायरेक्टली शायद ये आए होंगे बट इनडायरेक्टली बहुत सारा है, ऑप्शंस में बहुत सारा है। चलिए इन शॉर्ट न्यूज क्या थी कि मध्य प्रदेश का अपने पास बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा, जो पेंच टाइगर रिजर्व है हम देख लेंगे नीचे, उन सब से हमने टाइगर उठाए 15 जितने, और राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर किए हैं। इट इज पार्ट ऑफ इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट्स। ये अब तक का हमारा बिगेस्ट रिलोकेशन होगा बिग कैट्स का। बिग कैट्स में क्या क्या होते हैं, तो टाइगर है, लायन है, चीता है, जगुआर है, ये सब इन शॉर्ट जो बड़ी बड़ी जो होता है ना वो बिग कैट्स होते हैं। ओके, जो री इंट्रोडक्शन होगा उससे क्या फायदा होगा, जो हिस्टेरिक रेंज रही है वहां पे फिर से टाइगर आ जाएंगे और वो भी ग्रो करने लगी, उनकी पूरी साइकिल आ जाएगी और रिप्लेनिशमेंट हो जाएगा वहां पे भी, ठीक है। ऊपर से क्या है, अलग अलग जगह पे टाइगर पड़े तो चांसेस बढ़ जाता है ना कि लॉन्ग टर्म के लिए टाइगर की पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे रहेगी। जो पहली बार हमने रिलोकेशन किया था ना टाइगर्स का, वो किसके अंदर किया था, तो कान्हा नेशनल, सॉरी, कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से हमने टाइगर को लिया था। और सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा के अंदर हमने रिलोकेट किया था। और ये कब हुआ था, तो 2018 में हुआ था, ये पहला हमारा प्रोजेक्ट था। इन सबको भाई ये जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें कौन की रोल प्ले करता है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी।
ओके, बेनिफिट्स क्या होते हैं भाई इससे ट्रांसलोकेशन से? तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स मिटिगेट कर पाओगे, क्योंकि कोई एक जगह पे बहुत ज्यादा टाइगर हो जाते हैं तो पॉसिबल होते हैं, तो कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ जाएगी अगर आप उनको रिलोकेट कर दे तो। मतलब एक छोटी सी जगह पे 100 जितने हो गए समझ लीजिए एग्जाम्पल, उनके खाने पीने रहने के लिए जगह अभी कम पड़ रही है तो रिलोकेट करना ही अच्छा है। इसके थ्रू अगर वो बाहर जा मतलब भीड़ बढ़ती जाएगी तो वो और बाहर एरिया में जाते जाएंगे, और बाहर जाते जाएंगे तो भाई चांसेस है ह्यूमन से भी टकराएंगे, और फिर या तो वो मरेगा या तो ह्यूमंस मरेंगे। ओके, फिर है रीवाइल्डिंग लैंडस्केप्स, डेफिनेटली वो जो जहाँ पे नहीं हो रहे हैं टाइगर, वहां पे भी हम उसको रिवाइव कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। ओके, कंसर्न्स क्या क्या है? सबसे पहले तो जहाँ पे आप टाइगर पहुंचाओगे उधर की जो लोकल कम्युनिटीज होगी, क्या उन्हें अच्छा लगेगा? डेफिनेटली नहीं लगेगा कि यहाँ पे टाइगर थे ही नहीं, आपने यार टाइगर ला दिया, अभी हमारे रिस्क में आ गई लाइफ। फिर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं एग्जिस्टिंग टाइगर के लिए, क्योंकि समझ लीजिए कोई एक एरिया है वहां पे ऑलरेडी कोई एक झुंड रह रहा है टाइगर का, ठीक है, और आपने दूसरे नए टाइगर को डाल दिया, तो वो दोनों टाइगर के बीच में लड़ाइयाँ हो जाएंगी ना। आपने बहुत बार कुत्तों को देखा होगा ऐसे लड़ते हुए, तो टाइगर भी बहुत लड़ेंगे, और जो टाइगर हार जाएगा वो मजबूरी में क्या करेगा, उन्हें वो इलाके से दूर भागना पड़ेगा। अगेन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फिर है पुअर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रे ऑगमेंटेशन। एक जगह पे अगर ज्यादा टाइगर आ जाते हैं तो उनके जो शिकार हैं वो भी बढ़ जाते हैं, मतलब सॉरी, शिकार की जो रेस है वो भी बढ़ जाती है। ओके, तो ये नॉर्मल हमने देख लिया। अभी हम जो टाइगर्स की बात कर रहे हैं, टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, उसको देख लेते हैं नीचे। चलिए, वही हमारा वही फोटो जो हम बार बार देखते हैं उसी को फिर से देखेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है तो उसी को देख लेते हैं। ओके, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो भाई कान्हा टाइगर रिजर्व, फिर ये राता लिखा है उसको हम राधा कोड में याद रखते हैं, ठीक है। राता पानी टाइगर रिजर्व, फिर है माधव टाइगर। देखो माधव टाइगर रिजर्व अभी तक बना है नहीं, ठीक है, इन प्रोसेस है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किए रखा है, बट सून बनने वाला है, तो इसलिए इसको आप 58 मान के चलिए। अगर ये बन जाता है ना तो हमारे टोटल 58 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। अभी के लिए कितने बन चुके हैं? तो 57 बन चुके हैं। लास्ट हमारा ये राता पानी ही था। फिर है भाई संजय और पन्ना, और माधव दुर्गा मैंने पता नहीं बताया नहीं। फिर भाई अपना है सतपुरा, पेंच और बांधवगढ़। हमने याद कैसे रखा था? तो 3 कपल याद रख लिए हैं। 3 कपल कौन से हैं? तो कान्हा और राधा, राधा फॉर राता पानी राता, फिर माधव और दुर्गा, और संजय और पन्ना। देखो ये दो ऊपर वाले तो भगवान के नाम है, कान्हा राधा तो आपको वैसे ही याद है, माधव दुर्गा भी याद रह जाएगा। याद क्या रखना है? ये संजय पन्ना याद रखना है, और फिर हमारा नीचे वाला लाइन याद रखना है कि सात पेंच बांधा, सात फॉर सतपुरा, पेंच फॉर पेंच, पेंच उसका नाम ही पेंच है, और फिर बांधा फॉर बांधवगढ़। ये सारे के सारे आपके टाइगर रिजर्व हो गए मध्य प्रदेश के। और ये जो पेंच है ना, उसका एरिया मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये मध्य प्रदेश के सारे हो गए। डू रिमेम्बर माधव अभी तक बना नहीं है, इन प्रोसेस है, बट सून बनने वाला है। आधा अप्रूवल उसका हो गया है, सिर्फ नोटिफाई करना बाकी है। और ये सब उठा के हमने कहाँ पे शिफ्ट किए हैं? तो सतकोसिया में शिफ्ट किए हैं, कुछ कुछ राजस्थान में शिफ्ट किए हैं, और कुछ और भी लिखा था वहां पे। सतकोशिया कहाँ पे है? सबसे पहले यहाँ पे सतकोशिया है तो उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। सतकोशिया उड़ीसा के दो ही हैं, एक है सिंपलीपाल और एक है सतकोशिया, एस एस। ठीक है, आज के लिए इतना ही याद रखते हैं वरना फिर कंफ्यूजन होगा, मैं दूसरे बताते जाऊंगा तो। ओके, अभी टाइगर रिजर्व बनते कैसे हैं? तो भाई सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट बोलती है ये एरिया को यार मुझे टाइगर रिजर्व बनाना है। वो किसको बोलेगी? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को बोलेगी। अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो एग्जामिन करेगी और अपनी रिकमेंडेशन में अपना जो एग्जामिनेशन किया हुआ है कि बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, वो भेजेगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज को। फिर वो स्टेट को रेकमेंड करेंगे कि हाँ भाई हमें लग रहा है कि बना दीजिए आप। फिर स्टेट उस रिकमेंडेशन के बेस पे किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व नोटिफाई करेंगे। ओके, तो स्टेट से ही शुरू, स्टेट से ही खत्म। डन है। अब ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वो किसके थ्रू बनी है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू बनी है। ओके, डन है। और भाई टाइगर रिजर्व का जो कोर पार्ट होता है, मतलब ये अगर टाइगर रिजर्व है उसका एकदम कोर पार्ट जो एकदम प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टाइगर रिजर्व। क्रिटिकल टाइगर रिजर्व, अरे यार रिजर्व क्या, क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट, ठीक है। ये हैबिटाट कौन से एक्ट के थ्रू आता है? अगेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972
टू के थ्रू आता है। और नॉर्मली होता है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। वाइल्ड लाइफ अगर आता है तो आपको याद रखना है फॉरेस्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में रहती है तो फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए, ये पूरा का पूरा हमने टाइगर्स का देख लिया है। और अगेन, पूरे वर्ल्ड की 80% जितनी पॉपुलेशन टाइगर की इंडिया के अंदर है। और टाइगर सेंसस हम कितने साल में करवाते हैं? तो वही 4 साल में करवाते हैं। सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन हमें कहाँ पे पाई जाती है? तो एमपी में पाई जाती है। एमपी में हाईएस्ट पॉपुलेशन है। फिर सबसे पहला हमारा टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। फिर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हमारे पास कौन सा है? तो भाई नागार्जुन सागरलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और सबसे सोचा कौन सा है? तो बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का। ठीक है, चलिए, तो ये A to Z हो गया, इससे ऊपर कुछ है नहीं टाइगर का हमारे पास। अभी नेक्स्ट न्यूज कवर करते हैं, ठीक है। आज वैसे जितनी भी न्यूज है ना, ज्यादातर प्रीलिम्स बेस है। मेंस बेस इतना कुछ है नहीं न्यूज के लिए, प्रीलिम्स में क्लास ज्यादा है। ये इसको रहने दो, इसको नीचे देख लीजिए। ट्रेजरी बिल्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सब फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ ट्रेजरी बिल्स के थ्रू उठाए हुए हैं। ये आरबीआई की रिपोर्ट ने बोला है। ओके, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? सबसे पहले तो ट्रेजरी बिल्स जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पार्ट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा उठा रही है मार्केट से, फिर डेफिनेटली वापस करेंगे। अगर उधार उठा रही है तो उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस लिए? कि हम पैसा भले ही रह रहे हैं, कर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, मेरी सिक्योरिटी, मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपको पैसा वापस दे दूंगा, ठीक है। ओके, तो इट इज इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अक्नॉलेजिंग गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन। अभी देखो, चाहिए तो भले ही गवर्नमेंट को, पर ये इशू करने का काम कौन करेगा? तो वही आरबीआई करेगा, ठीक है, डू रिमेम्बर इट। और किसके थ्रू करेगा? तो भाई उन्होंने ई कुबेर प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि यहाँ से आइए और यहाँ पे खरीदिए जो भी सिक्योरिटी खरीदनी है, और यहाँ से ही सब ट्रेडिंग हो जाएगी अपनी। और आरबीआई के अंदर भी ना, इन लोगों ने अलग से एक रजिस्ट्री बनाई हुई है, डिपॉजिटरी बनाई है, जो इसका सब काम करती है। तो वो है पब्लिक डेट ऑफिस, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है तो याद रखना। ओके, इसमें कौन लेते होंगे? आपको क्या लगता है? गवर्नमेंट जो प्लेज करती है सिक्योरिटीज, उधार मांगती है, उनको कौन देता होगा? तो भाई कमर्शियल बैंक है, प्राइमरी डीलर्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, ठीक है। अभी देखो, उधार मतलब कायदे से उधार नहीं मांग रही है, हम समझा रहे हैं आपको, अभी पहुंच रहे हैं वहां पे। समझ लीजिए, गवर्नमेंट को 10 रुपए चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और मेरे से चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि हाँ भाई 10 रुपए तो देता हूँ, पर आप चुकाओगे इन फ्यूचर, उसकी गारंटी क्या है? तो गवर्नमेंट ना मुझे एक कागज दे दे कि ये लो, ये कागज है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, जब आप मैच्योरिटी के टाइम पे आना, इतने टाइम के लिए चाहिए था, वो टाइम आ जाएगा, तब आप ये कागज लेके आना, हम आपको 10 रुपए वापस कर देंगे। तो मैं बोलूंगा कि यार इसमें तो मेरा फायदा क्या हुआ? तो गवर्नमेंट बोलेगी एक काम करो, आप मुझे 10 रुपए मत दो, सिर्फ 9 ही रुपए दो, ठीक है। पर जब आप ये कागज लेके वापस आओगे ना, तब मैं आपको इसके बदले 10 रुपए पूरे दे दूंगा। मतलब अब तो आपका फायदा हो गया ना 1 रुपए का। तो मैं बोलूंगा हाँ यार, अब मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इसी के तरीके से कुछ काम करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये एक तरीका हुआ। ये जो हुआ ना कि 10 रुपए का था फेस वैल्यू, मतलब कि एक्चुअली 10 रुपए की चीज थी, पर मुझे उन लोगों ने कितने में बोला कि भाई 9 रुपए ही दीजिए, मतलब डिस्काउंट पे दिया, ठीक है। पर जब मैं लेने जाऊंगा तब मुझे कितने में मिलेगा? पूरे पूरे 10 रुपए ही मुझे दे देंगे। मतलब गवर्नमेंट ने मेरे से लिए 9 रुपए, पर मुझे वापस करेंगे वो 10 रुपए जब उसकी मैच्योरिटी आ जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि डिस्काउंट रेट पे इशू किया, मतलब जो रेट था उससे डिस्काउंट पे इशू किया। और दूसरा होता है इंटरेस्ट। मैं बोलता हूँ कि भाई 10 रुपए तो दे रहा हूँ, पर एक काम करो, इसके बदले ना गवर्नमेंट खुद बोलेगी हम आपको ना इंटरेस्ट चुकाते रहेंगे, ठीक है। जो इंटरेस्ट चुकाने वाली बात होंगी ना, वो यूजुअली लॉन्ग टर्म वाली चीजें होंगी। जैसे कि भाई स्टेट डेवलपमेंट लोन है, नीचे बताई गई है कि वो लॉन्ग टर्म होगा, 4 साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे। बल्कि ये जो डिस्काउंट वाली बात होगी ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए बात होगी कि भाई 91 डेज के लिए ही चाहिए, आप मुझे 10 रुपया दे दो, 9 रुपया दे दो, हम आपको 91 डेज के बाद 10 रुपया पूरा दे देंगे। ओके, तो यही मैकेनिज्म होता है, यही मैंने जो आपको यहाँ पे समझाना था, मैंने समझा दिया। जैसे देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूजुअली शॉर्ट टर्म की होती है और लॉन्ग टर्म की होती है। शॉर्ट टर्म में कौन कौन सा आता है? तो ट्रेजरी बिल्स आता है और कैश मैनेजमेंट बिल आता है, ये उनके नाम है, ठीक है। अभी ये मनी मार्केट का पार्ट होता है। देखो, शॉर्ट टर्म जो है तो ये इट इज पार्ट ऑफ मनी मार्केट, ठीक है। ये क्या है? तो ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज है और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यस, तो फाइन है, कोई दिक्कत नहीं।
बट इसको आप जब रिडीम करवाने जाओगे, मतलब ये इशू होगा डिस्काउंट पे। मैंने बोला ना कि 10 का 9 रुपए में मैंने डिस्काउंट पे इशू हुआ। पर जब रिडीम करवाने गया, मतलब जब मैं वापस देने गया उनको, तब उन्होंने मुझे कितना रुपए दिया, फेस वैल्यू मतलब जो 10 रुपए थे वो दे दिए, ठीक है, मैच्योरिटी के टाइम पे। ओके डन। तो इशू होंगे डिस्काउंट प्राइस पे, कि 10 रुपए का था ट्रेजरी बिल्स, मैंने खुद खरीदा 9 रुपए में, मतलब गवर्नमेंट को 9 रुपए ही मिले। पर जब मैं रिडीम करवाने गया तब मुझे कितना मिला, तो 10 रुपया पूरा मिला। ओके। कायदे से देखो आरबीआई पैसा मांगेगी कि यार ये लो कागज, किसको चाहिए, 10 रुपए का कागज है भाई। फिर मैं बोलूंगा कि मुझे चाहिए, आरबीआई बोलेगी ठीक है, ये तो ना ट्रेजरी बिल से, इसको डिस्काउंट पे लेके जाओ, है 10 रुपए का, पर मैं आपको दे दूंगा 9 रुपए में। फिर जब आप वापस ये कागज लेके आओगे तो मैं आपको कितना दूंगा, 10 रुपए ही वापस करूंगा। तो क्या है, इशू एज एट डिस्काउंट बट रिडीम एट फेस वैल्यू, टोटल वैल्यू। इसको जीरो कूपन इसलिए बोला जाता है कि कोई इसमें कूपन का रेट नहीं मिला, फायदा नहीं मिला, ना ही कोई इसमें इंटरेस्ट मिला है। इस ट्रेजरी बिल्स का टेन्यूर कितना होता है, तो 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। क्योंकि 365 हो जाएगा तो साल हो जाएगा ना, और एक साल होता है तो उसका मतलब क्या है कि वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। बिकॉज ये लॉन्ग टर्म नहीं है तो 364 डबल डबल है, 91 का 182 उसका 364। और सेम टू सेम इसी के जैसा होता है कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है, बस नाम अलग है, काम सेम टू सेम है। बट हाँ, इसका जो टेन्यूर होता है ना, वो लेस देन 91 डेज होता है। कि 91 डेज से भी कम के लिए अगर पैसा चाहिए तो क्या करोगे, तो कैश मैनेजमेंट बिल। ओके, इसमें भी सेम ही है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, आरबीआई इशू करवाएगी। इशू किस पे करवाएगी, तो डिस्काउंट रेट पे करवाएगी। और जब लेने जाओगे तो फेस वैल्यू पे आपको पैसा मिलेगा पूरा। ओके। फिर होता है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए अगर स्टेट्स को। अभी क्या कर सकते हैं भाई, अभी देखो एक चीज याद रखना, ये जो है ना, ये ट्रेजरी बिल्स वाली हम बात कर रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करवा सकती है, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही है स्पेशलिटी। बट कि ये जो नीचे देख रहे हैं लॉन्ग टर्म वाला, वो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, ठीक है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए हम भरोसा नहीं करते हैं कि स्टेट के पास उतना पैसा हो या ना हो, तो सेंटर पे ही भरोसा करते हैं। तो देखो डेटेड सिक्योरिटी, डेटेड नाम ही डेट है, मतलब बहुत देर लगने वाली है। तो ये मोर देन 5 years to 40 years के लिए होता है। और इसमें क्या है कि फेस वैल्यू पे ही इशू होगा, मतलब 10 रुपए बोला था तो 10 पे ही इशू होगा, कोई डिस्काउंट नहीं। बट इनके ऊपर आपको ना इंटरेस्ट मिलता रहेगा हाफ ईयरली। फिक्स या फ्लोटिंग हो सकता है, बट हाफ ईयर में इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मतलब कि हर 6 महीने पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, आपने जो भी इन्वेस्ट किया है अपना पैसा। फिर होता है स्टेट डेवलपमेंट लोन, अगेन ये भी वही है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और इशू जो होगा वो आपका फेस वैल्यू पे ही होगा। देखो यहाँ पे भी इन लोगों ने नोट लिखी हुई है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड दोनों इशू कर सकता है, डेटेड सिक्योरिटी भी कर सकता है। पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटीज ही कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स करना उनके लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। ओके, अभी ये तो इतना तो हो गया। यहाँ पे मैंने ना नीचे भी डाला हुआ है, उस फोटो को भी देख लीजिए। ये देखो ट्रेजरी बिल्स और सीएमबी तो देख लिया, कैश मैनेजमेंट बिल हमने 91 182, ये कौन इशू करता है, तो भाई आरबीआई इशू करता है डिस्काउंट रेट। सीएमबी तो 91 डेज से भी कम के लिए पैसा चाहिए, अगेन आरबीआई करता है डिस्काउंट रेट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इन सबको खरीद कौन पाएगा, तो यूजुअली जो बड़े बड़े लोग होंगे ना वो खरीदेंगे, कोई बड़ी बैंक है, कोऑपरेटिव्स है, वो सब खरीदेंगे। फिर होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारे के सारे क्या है भाई, ये सारे के सारे ना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इसमें मनी मार्केट, मनी मार्केट मतलब क्या, तो यूजुअली जितने भी होंगे ना वो एक साल से कम टेन्योर वाले होंगे। फिर देखिए ये हो गया गवर्नमेंट का, ठीक है, ये दो थे वो गवर्नमेंट के थे। फिर है कैश सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कि समझ लीजिए बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई है और उनको पैसा चाहिए, तो वो इशू कर सकते हैं ये, ठीक है। इनका जो टेन्यूर होता है वो किसके लिए होता है, तो 7 से लेकर 36 आवर्स के लिए हो सकता है। सॉरी 36 आवर नहीं, 364 डेज है ये, ठीक है, ये 4 है। 364 डेज के लिए इशू करती है, मतलब एक साल से कम, ठीक है। और ये कौन कर सकता है, तो बैंक्स भी कर सकते हैं और इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं। इनका रूल क्या है, ये मिनिमम 1 लाख के मल्टीपल में ही होती है, मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है ना, वो कुछ सेंस में एक साल से बड़ा भी हो सकता है, जैसे 1 साल से 3 साल तक का। बट यूजुअली कौन सा होगा, तो 7 दिन से लेकर 364 डेज के लिए। और ये कौन यूज करेगा, तो बैंक यूज करेगा डेफिनेटली। दूसरा इसी के जैसा होता है कमर्शियल बिल, सेम, इसमें भी दो पार्टी होगी, ये भी बैंक इशू करेगा। और इसका भी टेन्यूर क्या होगा, तो 7 से लेकर 364 दिन तक का होगा।
और इसको कौन इशू करता है? तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड, सारे के सारे इसको इशू कर सकते हैं। फिर होता है कोई कॉल मनी, कि मतलब कोई बैंक को बहुत ही पैसों की जरूरत आ गई है बट थोड़े टाइम के लिए आई हुई है, तो उसको कॉल मनी बोलेंगे। ये इंट्रा बैंक होता है, ठीक है, मतलब एक बैंक दूसरी बैंक से लेगा, और इसमें कौन नहीं ले सकता है, मतलब जिसकी ना कैपेसिटी कम है वो उधार ले नहीं सकता है, दे भले ही सके। जैसे कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वो उधार ले नहीं सकते हैं। फिर वही इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड्स है, वो उधार ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सब दे सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। कॉल मनी किसको बोलेंगे? तो 1 दिन तक के लिए पैसा चाहिए तो वो कॉल मनी, 2 से 4 14 दिन के लिए चाहिए तो वही नोटिस मनी, और 14 दिन से ज़्यादा के लिए चाहिए तो वही टर्म मनी। फिर वही रीपर्चेस एग्रीमेंट, मतलब रेपो एग्रीमेंट, ये तो आपको पता ही है। फिर कमर्शियल पेपर, अगेन ये कॉर्पोरेट्स को कोई पैसा चाहिए तो वो इश्यू करते हैं, कि समझ लीजिए अदानी को पैसा पैसा चाहिए होगा तो वो इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉल मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट थे, हमने जल्दी जल्दी में देख लिए हैं। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी कौन सी थी? सीएमबी हो गया। फिर है सोलर प्रोब बिकम्स द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू फ्लाई क्लोज टू अर्थ। ओके, इन शॉर्ट नासा का ना पार्कर सोलर प्रोब है, इनका काम क्या है? तो भाई सन को स्टडी करने का काम है। ऑलरेडी सन को कौन कौन स्टडी कर रहा है? देखो सन के लिए ऑब्जर्वेटरी कौन कौन सी है? तो भाई एक तो नासा का हो गया ये प्रोब, फिर आदित्य L1 हमने रखा हुआ है, फिर नासा ईसा जाक्सा ने कोलाबरेट करके भी अपना सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी बनाई हुई है। ओके, ये जो अपना ये पार्कर सोलर प्रोब है, इसकी ना खासियत यही है कि बहुत ही तेज ट्रैवल करता है, कि पर आवर ये 7 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर देता है। ये फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है इन हिस्ट्री, इतना फास्ट किसी ने बनाया हुआ है नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं है इससे फास्ट। ये जो सोलर प्रोब है, दूसरी उसकी खासियत क्या है? तो अर्थ जो सन होता है, सन की कोरोना को ये स्टडी करेगा। कोरोना मतलब उसकी बाउंड्री, ये अर्थ सन है तो उसकी जो बॉर्डर होती है ना उसको कोरोना बोलते हैं, ठीक है, उसके जो बाहर का पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट। फिर ये सोलर विंड्स को स्टडी करेगा। सोलर विंड्स मतलब सन से बहुत सारी हमें रेज निकलती है ना, बहुत पावरफुल पावरफुल, ऐसे जो सन की बहुत एनर्जी की लपटें निकल रही हो, पूरी वेव्स जैसा निकल रहा हो, उसको बोलेंगे सोलर विंड्स। ये कंटिन्यूअल स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम कोरोना। कोरोना मतलब वो आउटर मोस्ट पार्ट। इससे हमें क्या फायदा मिलेगा? तो भाई अंडरस्टैंड हमें कर पाएंगे स्पेस का वेदर कैसा होता है जब सोलर फ्लेयर्स निकलती है या फिर कोरोनल मास इजेक्शन होता है। देखो, कोरोनल मास इजेक्शन मतलब ये कोरोना तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये कोरोनल में कोरोना है, कोरोना। तो बस कोरोना क्या होता है? उसका आउटर मोस्ट लेयर, तो उस आउटर मोस्ट लेयर से ही अगर मास इजेक्शन होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेज निकल रही है, बहुत ही आग निकल रही है, उसकी लपटें ही लपटें निकलते जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे कोरोनल मास इजेक्शन। ये अगर बहुत ज्यादा होता है ना तो हमारे यहाँ पे पूरा एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी सैटेलाइट्स खराब होने लगती है, हमारा कम्युनिकेशन टूट जाता है, ऐसा सब हो सकता है, ठीक है। और यही मास इजेक्शन नहीं होता है बट थोड़ा थोड़ा होता रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? सोलर फ्लेयर्स बोलेंगे, दैट्स इट। जैसे आग की फ्लेयर्स होती है ना, वैसे फ्लेयर बोलेंगे, दैट्स इट। बट दोनों का इम्पैक्ट सेम पड़ सकता है, ठीक है। फिर भाई इलेक्ट्रिक ग्रिड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी इसका क्या इम्पैक्ट होता है उसको हम देख पाएंगे। फिर एस्ट्रोनॉट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, उसको हम स्टडी कर पाएंगे। ये सब नॉर्मल बात है। ये क्यों जरूरी है पढ़ना? तो यूपीएससी हर साल स्पेस से एक क्वेश्चन तो पूछता ही है, तो पॉसिबल है एक बार इस बार ये पूछ ले, तो हमें ध्यान देना पड़ता है। और क्या इंडिया का ही पूछता है ऐसा है? नहीं नहीं, इससे पहले उन्होंने जेम्स वेब स्पेस, सॉरी उल्टा लिख दिया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में पूछा हुआ था, तो हो सकता है पूछे कि भाई प्रॉप के बारे में क्या है। यूजुअली प्रीलिम्स में ऐसे पूछे जाते हैं बट फिर भी न्यूज में क्यों था? तो ये जो प्रोब है हमारा अपना पार्कर सोलर प्रोब, ये सन के एकदम नजदीक पहुंचा हुआ है, इसलिए न्यूज में था, ठीक है। क्यों नजदीक है? तो भाई पेरीहिलियन पॉइंट आ गया है। पेरीहिलियन पॉइंट क्या होता है? चलिए उसको देख लेते हैं, नीचे मैंने डाला हुआ है। तो देखो, सन अर्थ को रोटेट करती है, वो तो आपको पता है, उसके आजू बाजू घूमती है, बट क्या वो एकदम सर्कल में घूमती है? नहीं, वो ऐसे नहीं घूमती है कि एकदम गोल परफेक्ट सर्कल ना। उसका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, मतलब कि ये सन है यहाँ पे, तो ऐसे घूमती है, एक बाजू तो एकदम नजदीक और एक बाजू एकदम दूर, ऐसे घूमती होती है। ये ऑर्बिट होता है, ठीक है। और ये भी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे ही है ऐसे, वो भी ना डायनामिक होता है। आपको प्रॉपर में बताऊं ना तो ऐसे होता है कि एक बार राउंड ऐसे लगाया, फिर ऐसे राउंड लगाया, फिर ऐसे राउंड लगाया। ये इलिप्टिकल हल्का सा होता रहता है, हालांकि हमें ये सब चीजें पता नहीं होती है बट होता है ये। ओके, अब जब सन के एकदम नजदीक वाले पॉइंट पे है, जैसे मैंने बताया ना आपको कि ऐसे नजदीक से घूमती है,
तो ये जो नजदीक वाले पॉइंट क्या है ना, यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये नजदीक वाले पॉइंट पे जब पहुंचती है तो उसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन, और जब एकदम दूर वाले पॉइंट पे जाती है कि मतलब इससे दूर हो ही नहीं सकती है, उसको बोलते हैं एपेहेलियन। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? पी फॉर पास, कि पी का मतलब ये एकदम पास है, तो मतलब पी फॉर पेरीहेलियन, बस इससे इतना ही याद रख लीजिए। मतलब उसका उल्टा ही है ना फिर तो जो भी है वो, तो अपेहेलियन मतलब उसका उल्टा, पास का उल्टा दूर। फिर भाई ऐसा ही, ऐसा सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हमें अर्थ और मून में भी देखने को मिलता है। मून अर्थ के आजू बाजू घूमता है ना, तो जो क्लोजेस्ट पॉइंट है जब अर्थ के एकदम नजदीक हो मून, उसको बोलेंगे पेरीजी, अगेन पी फॉर पास, और जो एकदम दूर हो उसको बोलेंगे अपोजी। ठीक है, ये आपको याद रखना होता है, ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए अभी अगेन आगे की न्यूज देखते हैं। फिर है भाई राखी गढ़ी के अंदर हमें वाटर मैनेजमेंट टेक्निक के एविडेंसेस मिले हैं, जो कि 5,000 साल पुराने हड़प्पन साइट है राखी गढ़ी। वहां पे क्या देखने को मिला है कि भाई राखी गढ़ी में 3.5-4 फीट हमें जगह गड्ढे मिले हैं, कि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे हाँ ये लोग पानी को स्टोर करके रखते थे। इट इज वाटर मैनेजमेंट टेक्निक। कौन सी रिवर बेड पे करते होंगे ये? तो ये भाई चौतंग रिवर थी, जिसको दृशावती भी बोलते हैं, वहां पे ये लोग करते थे। ठीक है, अभी के लिए ये रिवर एग्जिस्ट करती है? नहीं करती है, ये पूरी की पूरी सूख चुकी है, पर एक टाइम पे थी। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो बहुत खासियत थी, पर यहाँ पे पर्टिकुलरली हम वाटर मैनेजमेंट को देखते हैं तो भाई ड्रेनेज बहुत ही अच्छा था, हमने देखा हुआ है हड़प्पा में ड्रेनेज आउटस्टैंडिंग था। फिर भाई स्मॉल बर्ड्स थे, जिसका भाई यूज करते हुए वो पानी को स्टोर करके रखते थे, फिर जब जरूरत पड़े तब उसका यूज कर लेंगे, जैसे कि लोथल में हमें देखने को मिला है। फिर डॉकयार्ड हमें देखने को मिला है लोथल के अंदर। अगेन ये भी किसके यहाँ पे था? तो ये साबर, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये साबरमती के यहाँ पे नहीं है, ये भोगावो रिवर के यहाँ पे। ठीक है, भोगावो, भोगावो क्या है? तो भोगावो है साबरमती की ट्रिब्यूटरी। आई एम लिविंग इन गुजरात दो, सो आई नो इट। फिर आगे है चैनल्स एंड रिजर्वॉयर, तो हमें ये धोलावीरा में देखने को मिलता है, ये ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, कि रिजर्वर हमें वाटर का कहाँ पे मिलता है? तो धोलावीरा के अंदर। फिर भाई टैंक्स और वेल देखने को मिलते हैं, जैसा कि मोहनजोदड़ो के अंदर हमें ग्रेट बाथ देखने को मिलता है। अभी आप बोलोगे ये कि ये सब याद रखना चाहिए? यस, डेफिनेटली याद रखना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है ऐसे क्वेश्चन, तो आगे भी पूछ सकता है। और इवन अगर आपको मेंस में भी आ जाए तो भी कोई भी हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा था कि भाई अर्बन प्लानिंग के भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान क्या था, तो यहाँ पे पूछ सकता है कि वाटर मैनेजमेंट क्या था। और ना यही आपका आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यही आपको लिखना है, ये पीवाईक्यू है। आपको जो जो चीजें नहीं आती ना उसको हल्का सा देख लीजिए फिर लिख लीजिए, क्योंकि हमने जो बात की होती है ना वो थीम बेस्ड बात होती है, एकदम रट्टाबाजी नहीं होती यहाँ पे। अगर ऐसा होता तो फिर मैं ये क्वेश्चन लिखने को ही क्यों दूं, क्योंकि मैंने ही अगर डिस्कस कर लिया तो लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए उसको हम डिस्कस करते हैं एक दिन के बाद, जो टॉपिक न्यूज में है उससे लिंक करके एक दिन बाद डिस्कस करना। ओके, फिर राखी गढ़ी, उसके बारे में देख लेते हैं। अगेन क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, तो इट इज ओनली साइट जहां पे हमें डीएनए एविडेंसेस मिलते हैं हड़प्पन एरा के, ओनली साइट। ठीक है, वहां पे ओनली लिखा होगा ना, आप गलत कर दोगे, कि ओनली थोड़ी ना होगा, कहीं से तो और मिले होंगे, पर ये गलत बात है, ये ओनली साइट है। और ये राखी गढ़ी कहाँ पे पड़ती है? तो भाई डेफिनेटली हरियाणा के अंदर पड़ती है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और घग्गर हरका रिवर के प्लेन्स के यहाँ पे पड़ती है। फिर देखो ये न्यूज हम देख लेते हैं कि रूपी ने भाई डेप्रिशिएशन, रूपी का रिसेंटली डेप्रिशिएशन हुआ है डॉलर के सामने, और ये 2 साल में सबसे बड़ा डेप्रिशिएशन है। ओके, सबसे पहले तो एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो एक करेंसी की वैल्यू के सामने दूसरी वैल्यू की करेंसी बढ़ रही है, घट रही है, जो भी हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सचेंज रेट। कि कितना आ सकता है, कि $1 के सामने आपको कितना रुपी मिल जाता है, तो इट इज एक्सचेंज रेट। अभी सबसे पहले तो ये अप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो समझिए, यहाँ पे नीचे ही देखते हैं यार, वरी कचरा बचरा हो जाएगा। यहाँ पे देखो कि भाई सबसे पहले समझिए, $1 के बदले पहले मुझे मिल रहे थे 50 रुपए। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल केस है, कैसा हो रहा है? अभी सेम क्या होता है, एक ही डॉलर के बदले मुझे अभी 100 रुपए मिलने लगे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि मेरी करेंसी जो है वो डेप्रीशिएट हो गई है। ठीक है, डेप्रीशिएट मतलब क्या? अभी मेरी इज्जत नहीं रही ना। पहले 1 रुपए में 50 मेरे जैसे मिलते थे, अभी एक ही रुपए में 100 मेरे जैसे अगर मिलने जाते हैं, तो ये मैं डेप्रीशिएट हो गई मेरी इज्जत। मतलब यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल से मैं रुपए की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपके करेंसी किसी एक करेंसी के सामने बढ़ जाती है ना, तो उसका मतलब होता है डेप्रीशिएशन।
और इसका उल्टी तरीके से हम बात करें तो पहले क्या है कि भाई पहले मुझे 50 रुपए में $1 मिल जाता था, पर अभी मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके मुझे $1 मिलेगा। तो इसका मतलब मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, ठीक है। और इसी का उल्टा क्या कि अगर समझ लीजिए कि 100 रुपए थी पहले नॉर्मल कंडीशन में, और अभी वो 50 रुपए हो जाती है, तो उसका मतलब है करेंसी मेरी एप्रिशिएट हो गई, ठीक है। अभी इसका फायदा नुकसान क्या हो सकता है, हम खुद दिमाग लगाते हैं, ठीक है। समझ लीजिए, पूरा का पूरा मैं आपको वही आर्टिकल बता दे रहा हूँ यहाँ से ही, कि कोई मेरा फैमिली मेंबर है, वो यूएस के अंदर ही काम कर रहा है, उसकी जो सैलरी है वो $100 है, ठीक है। और अभी करेंसी जो चल रही है वो $1 के सामने 10 रुपए चल रही है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए, ठीक है। तो $100 का मेरा कितना हो जाएगा, 1000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपए चल रहा है। तो उबेर मतलब 1000 रुपए कमा रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी समझ लीजिए करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, एकदम ही डेप्रिशिएट कर गई, और अभी $1 के 100 रुपए हो गए हैं, और अभी मुझे कितना मिलता है, तो 10,000 रुपए मिल सकते हैं भाई। और वो हर साल ना ऐसा करता था कि अपनी सैलरी में से 50 रुपए, $50 बचा के मुझे बेचता था। तो अगर $50 बेचता था तो पहले कितना आता था, तो पहले तो 10% था ना, इंटू 10 हमें करना था, तो पहले 500 आता था। पर अभी कितना आएगा, अभी तो इंटू 100 हो गया है, करेंसी डेप्रिशिएट की, तो अब कितना आएगा मुझे, 5,000 रुपए आएंगे। उसका मतलब क्या है, इन शॉर्ट मतलब यही है कि अगर करेंसी डेप्रिशिएशन हो गई ना, तो हमारा जो रेमिटेंसेस होगा, कि मतलब बाहर से जो लोग बैठे हुए हैं, वो अभी ज्यादा पैसा इधर आएगा, रेमिटेंसेस ज्यादा आएगा। फिर जो हमारे एक्सपोर्ट्स है वो कुछ हद तक के लिए बढ़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो बाहर पर्सन बैठा हुआ है उसके लिए तो सस्ता हो जाएगा ना। समझ लीजिए कि सेम ये यही सिनेरियो लेते हैं, ठीक है, 50 और उसका, और हम मैगी की वैल्यू लेते हैं 50 रुपए, कि पहले $1 में 50 रुपए में उसे एक मैगी मिलती थी, ठीक है। अभी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई हमारी करेंसी की, मैगी की प्राइस तो हमारे यहाँ पे 50 रुपए ही है। अभी उस बंदे को एक ही डॉलर में के अंदर 2 मैगी मिल जाएगी ना, क्योंकि एक मैगी अगर 50 की है तो 100 रुपए में कितनी मिलेगी, तो 2 मैगी मिल जाएगी, और हमें भी 100 रुपए मिल गए कायदे से। तो बाहर का जो बचा हुआ पर्सन है वो खर्च तो एक ही डॉलर कर रहा है, बट पहले एक मैगी ले सकता था, अभी वो 2 मैगी ले सकता है। और अगर वो एक्चुअली अभी ऐसा करेगा तो क्या होगा, दिखेगा क्या, कि इंडिया के एक्सपोर्ट पहले एक प्रोडक्ट था, अभी इंडिया का एक्सपोर्ट 2 प्रोडक्ट हो गया, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ गया। और इसी का उल्टा ले तो क्या होगा, कि हमारा जो एक्सपोर्ट तो बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, बट जो हमारा इंपोर्ट होगा वो हमारा घट जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी उल्टा है ना, कि हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा $1 के प्रति। समझ लीजिए कि जो ऑयल था वो $1 का 1 लीटर मिलता था, ठीक है, 1 लीटर ही मिलता था। और पहले मैं कितना रुपया देता था वो 1 लीटर खरीदने के लिए, 50 रुपए देता था। अब कितना रुपया देना पड़ेगा एक ही लीटर खरीदने के लिए, 100 रुपया देना पड़ेगा। तो जो मेरा इंपोर्ट है वो मेरा महंगा हो जाएगा और कम भी हो जाएगा। तो जो यहाँ पे क्वांटिटी देखे, ये क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और इंपोर्ट्स की क्वांटिटी है वो घट जाएगी। बट पैसों की बात करें तो जो एक्सपोर्ट्स है वो चीप हो जाएंगे, और जो इंपोर्ट है वो कॉस्टली हो जाएंगे, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन समझ गए हैं, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझे हो तो वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखो, आप समझ जाओगे। चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्या बात चल रही है। बस वही एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हुआ, क्यों हुआ, तो जो बाहर के जो इन्वेस्टमेंट्स थे उन लोगों ने पैसा अपना खींच लिया। फिर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर हाई चल रहा है, इसलिए भी हुआ। फिर रिसेंटली क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो इसके लिए भी हुआ है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो देखिए इंपोर्ट की जो कॉस्ट है वो हाई हो जाएगी, जो एक्सपोर्ट्स है उसको बूस्ट मिलेगा, मैंने आपको बता दिया कैसे। फिर जो रेमिटेंसेस है वो भी हाई हो जाएंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे। मेजर्स क्या क्या हम ले सकते हैं रूपी को स्टेबलाइज करने के लिए, कि भाई डॉलर की वैल्यू अगर ये कम ज्यादा होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि उसकी डिमांड और सप्लाई होती है, कि मार्केट के अंदर $10 ही है, टोटल $10, तो डिमांड ज्यादा है। अभी यही मार्केट के अंदर $10,000 आ जाते हैं, तो मार्केट में थोड़ी डिमांड कम हो जाएगी ना, भाई प्रोडक्ट बहुत पड़े हुए हैं, क्या ही चिंता है। तो हम मार्केट में और ज्यादा डॉलर अगर इन्फ्यूज कर दें तो हो सकता है फिर फॉरेन एक्सचेंज स्वैप कर सकते हैं, कि भाई ये ले इतने रुपए, इतने बदले मुझे डॉलर दे दे। फिर भाई हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, ऐसी कोई पॉलिसी ला देगी भाई खुद फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए तो हमें ऑटोमेटिक डॉलर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। यहाँ पे देखो एक रीजन में ये लिखा हुआ है कि भाई डॉलर इसलिए गिरा है ताकि यूएस की जो फेड रेट है उन्होंने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई है। बकवास बात है, टाइट नहीं लूज अपनाई है अभी के लिए।
बट छोड़िए, इसको इग्नोर कीजिए। अभी ना बड़ी न्यूज़ हमारी एक ही रह जाती है, उसको जल्दी से देख लेते हैं। बस वही है कि हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे आया था मॉस्पी का। उन्होंने बस बताया हुआ है। किसने किया था ये? तो एनएसएसओ ने, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने। ये मॉस्पी के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे बताते हैं, तो क्या बताते हैं? कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन कंजप्शन की और एक्सपेंडिचर की, कौन सा घर कितना खर्च कर रहा है और कितना कंज्यूम कर रहा है। तो अभी पता क्या चला है? तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो रूरल के लिए 4,000 के आसपास है, अर्बन एरिया के लिए 7,000 के आसपास है। फिर जो अर्बन और रूरल गैप होता है कि भाई अर्बन एरिया कितना खर्च कर रहा है और रूरल कितना कर रहा है, उसका जो गैप होता है वो पहले 71% था, अभी 70% पे आ गया है। हटाइए, कुछ खास काम का नहीं है। फिर जो इनइक्वालिटी है अमंग क्लासेस, वो भी हाई है। जैसे कि बॉटम 5% का खर्चा जो है ना, वो 1,000 के आसपास, सॉरी 1,500 के आसपास होता है। पर जो टॉप 5% है, उनका खर्चा 10,000 के आसपास होता है। ये मंथली खर्चे की बात चल रही है। तो आप देख रहे हो ना इनइक्वालिटी कि कौन कितना खर्चा कर रहा है। सिक्किम के अंदर हमें हाईएस्ट खर्चा देखने को मिल रहा है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, और लोवेस्ट छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिला है। और कहाँ पे ज्यादा खर्चा हो रहा है? तो भाई फैशन और वो सब चीजों में हो रहा है कि ज्यादा खर्चा कर रहे हैं लोग। और फिर भाई डिक्लाइन हुआ है कंजम्पशन इनइक्वालिटी में भी। जो गिनी कोएफिशिएंट है हमारा, उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, गिनी कोएफिशिएंट मतलब क्या? अभी देखो, मैं वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ यहाँ पे। इन शॉर्ट इतना याद रख लीजिए, गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है कि ये एक इनइक्वालिटी मेजर करने का तरीका है। हमारा जो लॉरेंस का होता है ना, उसमें ये गिनी कोएफिशिएंट बताते हैं। उसमें 1 अगर है तो मतलब आपके यहाँ पे पूरी की पूरी इनइक्वालिटी पड़ी हुई है, और अगर 0 है उसका मतलब क्या है? आपकी सोसाइटी एकदम इक्वल है। इंडिया का गिनी कोएफिशिएंट क्या चल रहा है? तो भाई जो 24 में अपना ये इकोनॉमिक सर्वे आया था ना, उसके अकॉर्डिंग अभी के लिए हमारा गिनी कोएफिशिएंट है 0.266 रूरल के लिए। ठीक है, रूरल एरिया के लिए। और 0.314 है अर्बन एरिया के लिए। ओके, अगर ये एकदम 0 होता ना, उसका मतलब ये होता कि हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी है ही नहीं, सबकी सब इक्वालिटी है। बट ये 2-3 है, उसका मतलब दिखता तो है भाई। ओके, ये किसका पार्ट है? तो ये भाई लॉरेंस कर्व का पार्ट है, यहाँ पे याद रखना, लॉरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में इसका वीडियो बना दूं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा हुआ, तो यहाँ पे इग्नोर करते हैं। अभी चलिए हम शॉर्ट न्यूज कवर करते हैं। फिर है पीएम केयर फंड्स। तो देखो, फंड का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड। यहाँ पे अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो आप दान दे सकते हैं पीएम केयर फंड में। फिर पीएम उनको जिधर जरूरत होगी उधर यूज करेंगे। सबसे पहले ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है अंदर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ये कोई भी गवर्नमेंट बजट के यहाँ से अलोकेशन नहीं लेता है। ठीक है, उसको यूज नहीं करता। ये पूरा का पूरा ट्रस्ट से चलता है। जो पैसा दिया किसी ने दान में, उसी से चलेगा। इसको हेड कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। फिर इसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वो सब भी होते हैं। इसके अंदर आप अगर डोनेशन दे रहे हो तो आपका जो भी वो टैक्स लगने वाला होगा ना, वो 100% एग्जेम हो जाएगा, क्योंकि बाकी देना होता है। पर यहाँ पे दिए तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऊपर से अगर कोई कंपनी है, वो इसके अंदर डोनेशन दे रही है, तो इनका जो पैसा है उसको हम मान लेंगे कि ये उसकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। रूल है कि भाई आपको 2% जितना जो भी प्रॉफिट होता है ना, उसको सीएसआर में देना होता है अपने लास्ट 2 साल 3 साल का। बट वो इसमें हम गिन लेंगे कि आपका डोनेशन आ गया। और जो अगर कोई पर्सन को आरटीआई फाइल करनी होती है, तो इसके ऊपर आरटीआई नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये ट्रस्ट है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा गवर्नमेंट बोली थी कि यहाँ पे आरटीआई नहीं जा सकती है। ठीक है, तो याद रखना है। अगर पीएम केयर से क्वेश्चन आता है तो एक तो ये आरटीआई का पॉइंट याद रख लिए, फिर टैक्स एग्जेम्पशन याद रख लीजिए, इनका भाई हेड कौन होता है वो, और उनका एक्ट। फिर है स्वामित्व स्कीम। तो पूरे विलेज को हम ड्रोन की या फिर ऐसे कोई टेक्नोलॉजी की मदद करते हुए पूरा उनका मैप तैयार कर लेते हैं। इट इज स्वामित्व। मतलब क्या है? तो सर्वे ऑफ विलेजेस मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी, दैट्स इट। इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन किसका ओनर है, और इसके बेस पे हम सबको ओनरशिप कार्ड भी प्रोवाइड करेंगे कि ये लीजिए, ये आप इसके ओनर हो ये जमीन के, तो ये रहा आपका कार्ड। तो इसको हम राइट्स ऑफ रिकॉर्ड, या फिर सॉरी, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में हम यूज कर सकते हैं। अभी के लिए कितनी प्रोग्रेस हुई? तो जितने भी विलेज टारगेटेड थे उसमें 92% जितना हमने सर्वे कर लिया है, और 2.2 करोड़ पीपल को हमने कार्ड्स भी दे दिए हैं। इसको कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करवा रही है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इंप्लीमेंट करवा रही है। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेक्टर मतलब पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल दे रही है। ठीक है,
सेंटर 100%। दूसरा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड के अंदर सेंटर और स्टेट अपने बीच में पैसा को बांट लेती है, 30-40 40-50 कुछ भी परसेंटेज में बांट लेगी, ठीक है। न्यूज में क्यों था, तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने 50 लाख लोगों को ये कार्ड्स बांटे थे। फिर है ई वे बिल। देखो मैं कोई भी गुड एक जगह से दूसरी जगह पे अगर लेके जा रहा हूँ ना, तो उस ट्रक में लाऊं किसी में भी लाऊं, अगर वो गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो मुझको उसका बिल चाहिए कि इसमें कितना किलो माल है या फिर कितना टन माल भरा हुआ है, कौन सा माल भरा हुआ है, कितने पैसों का भरा हुआ है, वो सब डिटेल कहाँ पे होगी, तो ई वे बिल में डिटेल होगी, दैट्स इट। न्यूज में क्यों था, तो भाई रेलवे का अगर थ्रू भी आप लेके जा रहे हो ना, तो आपको ये बिल देना होगा, ठीक है, ऐसा सब है। ये कहाँ पे हमने बात की हुई है, तो सेक्शन 68 ऑफ जीएसटी एक्ट, ओके। इसको हम कहाँ से बना सकते हैं, तो जीएसटी का कॉमन पोर्टल है, वहां से भी आप रजिस्टर करके वो बना सकते हो। चलिए, फिर है एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है भाई, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसमें एक्सेलरेट करना, उसको थोड़ा सा जल्दी कर देना, वो जो भी काम कर रहे हैं प्रोटीन्स हमारे, उसको बोलते हैं एंजाइम्स, ठीक है। तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शन को तेज कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है एंजाइम्स के, तो भाई लेपेसिस, एमिलेसिस और प्रोटीएसिस। अभी डीबीटी जो हमारी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने एक वेबिनार होस्ट किया था और बोला था कि भाई हमें मैन्युफैक्चर करना चाहिए ऐसे इनिशिएटिव्स को, ऐसा कुछ एंजाइम्स बनाने चाहिए, दैट्स इट। और ये किसका क्रिटिकल डोमेन है, तो जो हमारी बायो ई3 पॉलिसी है, ई3 स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, उसमें ये हमें काम आएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी एंजाइम्स कहाँ पे काम आते हैं, तो इंडस्ट्रीज में काम आ सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में काम आ सकते हैं, बहुत सारी जगह पे आते हैं। अब देखो केमिकल रिएक्शन को जल्दी कर रहा है ना, तो अगर समझ लीजिएगा आपको वाइन बनानी है, तो उसको फर्मेंट जल्दी करना है, तो ये काम आ जाएगा। फिर आपको कोई चीज बनाना है, अगेन उसको भी जल्दी बिगाड़ना होता है, तो उधर ये काम आ जाएगा, ठीक है। और ये ना कंटिन्यूअसली यूज होते रहते हैं, ये डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस यूज होते हैं। फिर है प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि भाई फोन पे आपका हो गया, फिर आपका गूगल पे हो गया, वो सब प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स है, इसके जिसके थ्रू आप छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करते होते हो। तो बस इनको रिसेंटली अलाउ किया है कि होल्डर अपना कोई भी यूपीआई के थ्रू पैसा ले सकता है उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर, मतलब वॉलेट की बात चल रही है, वॉलेट के अंदर भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें भाई वॉलेट आ सकता है, डिजिटल कार्ड्स आ सकता है, गिफ्ट कार्ड आ सकता है, एसेट्रा। और इधर जो पैसा पड़ा हुआ है उसका हम यूज करते हुए कोई गुड्स या फिर सर्विस को खरीद भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भाई दो क्राइटेरियाज होते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के, एक तो बैंक इशू करती है जिसको, और दूसरे को नॉन बैंक इशू करती है, दैट्स इट। और इसमें स्मॉल भी होते हैं और फुल केवाईसी की जरूरत हो वैसे भी होता है, ठीक है। स्मॉल मतलब क्या, कि छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करने हैं, आपकी थोड़ी बहुत डिटेल ले ली तो चलेगा, बाकी कुछ जरूरत नहीं है, हटाइए। फिर है एस्बेटॉस। अभी जो एस्बेटॉस होते हैं ना, वो एक मटेरियल है जो कि आपको आग लगने से बचा देता है, जो अपना फायर जैकेट होता है ना, उसमें ये यूज होता है एस्बेटॉस। फिर कोई कोई अपना ये बिल्डिंग मटेरियल होता है, यहाँ पे भाई वाटर लीक होके भी यहाँ पे अंदर आ सकता है, तो वहां पे ये यूज होता है। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है ताकि वो जल्दी टूटे नहीं। और इस एस्बेटॉस की वजह से कैंसर हो सकता है, लंग्स कैंसर। इसीलिए यूएस के जो ड्रग डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको बंद कर दिया कि भाई हटाओ, इसको बंद कर दो। बट मैंने आपको इसके यूज बता दिए, क्यों? क्योंकि यूपीएससी अगर पूछता है ना, वो यूज पूछता है, ये नहीं पूछता किसने बैन किया या फिर किसने बैन नहीं किया है। तो उसके यूजेस क्या क्या है, तो ये उसके यूजेस है। मेनली कब सबसे ज्यादा यूज कौन सा एस्बेटॉस होता है, तो व्हाइट एस्बेटॉस होता है, जिसका नाम है शेयर्स, हाउ टू प्रोनाउंस इट, आई वुड से चेरी सोटाइल, वो याद रखते हैं, वो इजी है। फिर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई ये इंडिया है हमारा, ये उसकी वेस्टर्न एज है। यहाँ से पूरा जो मेडिटेरियन ओशन है ना, सॉरी मेडिटेरियन सी, वहां से गर्म हवाएं निकलती है और हमारे यहाँ तक आ जाती है। गर्म हवा में भाई मॉइस्चर वॉइस्चर होता है, ठीक है। और अगर मॉइस्चर है तो जब हमारे यहाँ पे पहुंचती है तो बारिश करवा देती है। ओके, यहाँ पे मैं आपको नीचे समझा दूं थोड़ा सा, यहाँ से देख लीजिए, देखो यहाँ 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 पे ना मेडिटेरियन ओशन है, ये मैप को ही लेके चलो, यहाँ पे हमारा ये वेस्टर्न एज, ठीक है। ये मैं इंडिया पूरा बता देता हूँ। और यहाँ से देखो ना, ये ऐसा ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। ये मेडिटेरियन ओशन से हवाएं उठती है और पूरी इंडिया की ओर आती है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्योंकि वेस्ट बाजू से आया ना हमारे। और डिस्टर्बेंस क्योंकि डिस्टर्ब किया है हमें, कि अचानक से यार ठंडी में बारिश हो रही है, आप खुद सोचिए, देन इट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओके, डिस्टर्ब तो करता है बट हल्का सा हमारे लिए फायदा भी है, क्यों? क्योंकि जो हमारी राबी क्रॉप्स होती है ना, जो इस एरिया में उगती है, ये वेस्टर्न वाले एज पे उग रही है, जैसे कि वीट और मस्टर्ड, उनको पानी मिल जाता है तो उनके लिए फायदा होता है। ऊपर से इस हिमालयन रीजन के अंदर कोई रिवर सूख रही है या फिर कोई ग्लेशियर सूख रहे हैं,
तो उनको पानी मिल जाता है, तो उनके लिए भी फायदा होता है। बट कुछ-कुछ दिक्कतें भी होती हैं। क्या? तो इस एरिया में रेन आ जाता है, कई बार स्नो और हेलस्टॉर्म आ जाते हैं, तो वो सब दिक्कत है, ओके? इसको यहाँ पर लेके कौन आता है? तो जेट स्ट्रीम यूजुअली लेके आती है। अगेन यार ये भी मैं नहीं बता सकता अभी के लिए, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये अर्थ है ना हमारी, तो यहाँ से ऐसी सॉरी, यहाँ से बहुत पावरफुल ऐसे हवाएँ बह रही होती हैं, जिसको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो बस ऐसे बह रही होती है, इसी को ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को ये लेते हुए आती है। यहाँ पे हमारा इंडिया है और इसी जेट स्ट्रीम के अंदर हम पढ़ते हैं, तो ये हवाएँ को ये इंडिया लेके आती है। और कई बार तो ये अगर पावरफुल हो जाती है ना, तो मेडिटेरियन रीजन के अंदर ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी करवा सकती है। ओके चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चर्ड सैंड, तो भाई पत्थर को तोड़-मरोड़ के उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके अगर कोई सैंड बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड सैंड, दैट्स इट। काम में क्यों है? तो भाई इको फ्रेंडली है, क्योंकि आप अर्थ को तोड़ते नहीं हो, फिर हायर स्ट्रेंथ इसको मिल सकती है और बेटर वर्केबिलिटी भी है। फिर हमारी लास्ट न्यूज़ है सोमालिया। तो भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने वहाँ पे अभी-अभी पीस कीपिंग मिशन भेजा है, ताकि उधर थोड़ा हम शांति बरकरार रखें, इसलिए न्यूज़ में था। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, ईस्टर्न मोस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, ठीक है? यहाँ से कौन-सा एरिया वाटर बॉडीज़ होती है? तो गल्फ ऑफ एडन और इंडियन ओशन हमें मिलता है। और मेन जो याद रखना है, यहाँ के जो कोस्टल प्लेन्स है ना, उसको हम गुबान बोलते हैं। दैट्स इट। अभी भाई यहाँ के एरिया की हम बात कर लें, जो हम हमेशा करते हैं, तो कौन-सा है भई? सबसे पहले यहाँ पे रेड सी आता है, फिर यहाँ पे आता है बाब अल मंदब और यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ एडन। और यहाँ पे जो ऊपर का एरिया है, वो उसको भी हम हमेशा देखते हैं, हमारा कोड ही है PHORBA। PHO मतलब पर्शियन गल्फ, हॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ और गल्फ ऑफ ओमान। तो यहाँ पे RBA मतलब रेड सी, बाब अल मंदब और गल्फ ऑफ एडन। ये 2 जो हैं हमारे, ये हमारे स्ट्रेट हैं, ठीक है? ये 2 जो हैं हमारे, ये हमारे गल्फ हैं। ओके चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जो आपके आज के क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, ये आपका आज का क्वेश्चन है, ठीक है? बाकी अगर नहीं कर पाते हैं तो हम इसको डेफिनिटली कल डिस्कस कर लेंगे और आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।